गोदी मीडिया पे भी बात कर लेंगे, फौजी मीडिया पे भी नहीं, कर लेंगे मैं सर। जज साहब आपको तवज्जो दिलाऊँगा कि जब ये जो नपे-तुले सवाल आप करते हैं, तो उसमें बराए मेहरबानी थोड़ा-सा 100% नहीं, 5-10% बैलेंस ले आइए और उनका भी ज़िक्र किया कीजिए कि जो इंडिया में कह रहे थे कि जी लाहौर पे हमला हो गया, कराची उड़ा दिया, अभी पहुँचने वाले हैं, जिहाद निकाल के रहेंगे। तब आप हाथों में बंदूक थमाएंगे और दिमागों में ताज्जुब भरेंगे और कहेंगे चढ़ जा बेटा सूली पर, लोग मरेंगे और हम लोग अपनी दिफा में जिसको मारना हो मारेंगे। हम अपने सिविलियंस को भेड़ बकरियों की तरह मरने नहीं देंगे। बहुत हो गया मेजर साहब, बहुत हो गया। कि 1971 में पाकिस्तानी मीडिया ने जो रोल अदा किया था, वो शायद गोदी मीडिया से भी 1000 गुना ज़्यादा था। मुसलसल झूठ बोलते रहे कि हमारी फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं और ये बीबीसी जो है ये झूठ बोलता है, इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है। और किसी हमारे अखबार ने, किसी दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशन को, तो खैर पीटीवी था, ये रेडियो पाकिस्तान था, उन्होंने कभी किसी से माज़रत नहीं की अपने अपने सुनने वालों से, अपने पढ़ने वालों से। इंडियन है ध्रुव राठी एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक नरेंद्र मोदी जी पे तनकीद करता था तो पाकिस्तानी कहते थे यार ये तो बड़ा ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है। यूं ही मैंने जरा सी तनकीद पाकिस्तान पे की तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये भी गोदी मीडिया का हिस्सा हो गया। पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा का कहना है कि कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज क्या कर रही है। उसके दूसरे तरफ जो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वहां पर कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का बंदा नहीं दिखाई देता है। जैसे ही ये बात आदिल रजा बोलते हैं वैसे ही शकील चौधरी जो कि एक पाकिस्तानी मूल के ही पत्रकार है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से लपेट लिया। साथ ही साथ उनके पैनलिस्ट में बैठे सुशील पंडित जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से धोया। यहाँ तक कि आदिल रजा ने हमारे भारत में जो एक नाम प्रचलित है मीडिया को लेकर गोदी मीडिया, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि शकील चौधरी जी और कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी मिलकर पाकिस्तान के रिटायर मेजर आदिल रजा को किस तरह से अपने लपेटे में लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अच्छा मेजर साहब, पहलगाम पे भी हमारे यहाँ बहुत कंट्रडिक्शंस पाई जाती हैं। हमारे कुछ लोग उसको समझते हैं कि जी इट वाज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। अब्दुल बासित, एम्बेसडर अब्दुल बासित इज वन ऑफ देम। उनका 29 ऑफ अप्रैल का आप ट्वीट देख लीजिए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में से किसी ने नहीं कहा, चाइना ने नहीं कहा, टर्की ने नहीं कहा, अजरबैजान ने नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में किसी ने नहीं कहा। सो पाकिस्तानी मीडिया इज द ओनली एग्जांपल। और वहां पे सर पहली दफा कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया है इस एक्ट ऑफ टेररिज्म के खिलाफ। पहले कभी नहीं किया। 36 साल में ये पहला वाकया नहीं है अपनी नौयत का। सो व्हाट एक्सप्लेन्स दिस चेंज कि आज वो क्यों मुजाहिरे कर रहे हैं इसके खिलाफ? इसलिए कि उनकी रोटी रोजी पे लात पड़ी है। टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया, इसके बाद बड़ी हद तक खत्म हो गया। और सर 65 में भी हमने ये कोशिश करके देखी थी, हमने गुरिल्ला भेजे थे, ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था। वो कश्मीरियों ने ही उनको पकड़ पकड़ के इंडियन पुलिस के, इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया था। तो सर ये जो चीजें हैं इनको भी हमें पेश नजर रखना चाहिए और एक रियलिस्टिक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि रियलिस्टिक सोल्यूशन है क्या? ये आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने एक दफा कहा था कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो भी जाए तो भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगा इंडिया के साथ। तो ये जो माइंडसेट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए? शहीद साहब आपने इतनी लंबी तमीद बांधी तो पाकिस्तानी मीडिया में तो आपने अब्दुल बासित साहब का बता दिया। गोदी मीडिया का भी कभी ज़िक्र किया आपने? गोदी मीडिया पे भी बात कर लेंगे, फौजी मीडिया पे भी नहीं, कर लेंगे मैं सर। शहीद साहब आपको तवज्जो दिलाऊँगा कि जब ये जो नपे-तुले सवाल आप करते हैं, तो उसमें बराए मेहरबानी थोड़ा-सा 100% नहीं, 5-10% बैलेंस ले आइए और उनका भी ज़िक्र किया कीजिए कि जो इंडिया में कह रहे थे कि जी लाहौर पे हमला हो गया, कराची उड़ा दिया, अभी पहुँचने वाले हैं, जिहाद निकाल के रहेंगे। तो उनका भी ज़िक्र कर दिया कीजिए कि वो कितने ऑथेंटिक थे, वो कितने बुर्दबार थे, वो कितनी समझदारी से बात कर रहे थे। आप हमें तो बिल्कुल सिखाएँ, हमारे सीनियर हैं, हमें जो भी आप बताएँगे हम तवज्जो अदब से सुनेंगे। लेकिन इतनी मैं सिर्फ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। एक मिनट, अब अगर मैं देखिए अगर मैं आपने अगर मैं सर तो बीच में इंटरवीन कर सकूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर इंडिया में बेशुमार लोगों ने मीडिया के इस एटीट्यूड को क्रिटिसाइज किया। हमारे यहाँ मुझे एक एग्जांपल बता दीजिए कि किसी एक जर्नलिस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया हो। इवन नजम सेठी, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ी सी सेंसिबल बात करेंगे, थोड़ा डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव देंगे, वो भी अब इसी लाइन पे आ गए हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9/11 को भी उन्होंने फॉल्स फ्लैग डिक्लेयर कर दिया। और इवन जो ये पैलेस्टाइन वाला था, 7 अक्टूबर वाला हमला, उसको भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया। तो सर हमारे यहाँ सेल्फ क्रिटिसिज्म की कैपेसिटी नहीं है इंडिया में, उसके बावजूद लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको। देखिए हमारे मीडिया ने भी सर बहुत गलत रिपोर्टिंग की है कि हमने जनाब फ्लां एयर बेस तबाह कर दी, हमने फ्लां एयर बेस तबाह कर दी, हमने ये कर दिया। वो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि भाई इमेजेस जो हैं
जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। तो हमारे मीडिया दोनों का भी तनकीदी जायजा लें सर, सिर्फ एक का ना लें। तो चौधरी साहब, आपको ना बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि 100% करें, 5-10% कर दें, ये भी बहुत है। देखें, आप घबरा गए। एक तो बिल्कुल मत घबराइए। पाकिस्तान जैसा है, वैसा ही है। मैं इसी में रहता हूँ, मैं यहीं पे सब कुछ देखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में कोई फ़ौजी बटालियंस वहाँ पे 10 लाख नहीं है कि हर 8 के ऊपर एक फ़ौजी खड़ा हुआ हो। खैर से मकबूज़ा कश्मीर के अंदर हर 8 कश्मीरियों के ऊपर एक हिंदुस्तानी फ़ौजी खड़ा हुआ है। तो अब ये वो कहें कि जनाब वो बेखौफ व खतर नहीं गुजार रहे, तो आप मुज़फ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ। लेकिन फिर क्या वजह बनती है कि वहाँ पे 1 लाख कश्मीरी शहीद हों? फिर क्या वजह बनती है कि वहाँ पे 10 लाख फ़ौजी हमें रखने की ज़रूरत हो? फिर क्या वजह बनती है कि वहाँ पे पहलगाम का एक वाक़या हो, उसके बाद आपको हज़ारों घर गिराने पड़ें, आपको हज़ारों लोगों को जो है वो उसके अरेस्ट करना पड़े, फिर आप इतने बिखर जाएँ कि फिर आप 2 मुल्क जो है ना वो टकराव की सूरत-ए-हाल में चले जाएँ। तो चौधरी साहब देखिए, मैं ये नहीं कहता और मैं हार मानता हूँ आप दोनों से। मैं ये समझता हूँ कि भई अगर हम यहाँ पे एक-दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू करेंगे, तो मैं इस रेस में ही नहीं शामिल होना चाहता। मेरे लिए आपने ये कहा ना कि प्रेज़िडेंट परवेज़ मुशर्रफ या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये कहा कि इस स्टेटमेंट में क्या गलती है चौधरी साहब कि उन्होंने ये कहा कि जी कश्मीर का मसला भी सॉल्व हो जाए, तो तब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है चौधरी साहब? उसका मतलब ये है कि जी कभी सियालकोट में कोई मसला हो जाएगा, कभी लाहौर के अंदर कोई हो जाएगा, कभी सियाचिन के अंदर हो जाएगा। ज़ाहिर है हमारे बॉर्डर्स हैं, हम 25 करोड़ लोग हैं, वो इनका हम तो मैं फिर यही दलील देता हूँ ना जो आपको अच्छी नहीं लगती। हम तो भई बहुत ही बुरे थे। पाकिस्तानी ये जो मौजूदा मगरबी पाकिस्तान है, ये तो बहुत बुरे। बांग्लादेश तो बहुत अच्छा था। आपने तो उनको आज़ाद कराया। आपने तो जफ्फी डाली, फिर पप्पी डाली, उसके बाद फिर बांग्लादेश किधर चला गया? क्यों आज आप वहाँ पे एक-दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं? आप वहाँ पे मेडिकल एक-दूसरे का खत्म कर रहे हैं, आप पानी एक-दूसरे का बंद कर रहे हैं। तो चौधरी साहब मैं इसीलिए मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि देखें, ये हकीकत तस्लीम करें कि हमारे बुज़ुर्गों ने जब ये गोरे से आज़ादी हासिल की, तो उसी दौरान उनके बीच में ये तनाज़ा खड़ा हो गया कि भई हम एक-दूसरे के साथ नहीं चल सकते। एक मेजर साहब कह रहे थे कि 10 लाख की फौज कश्मीर में है और ये मैं कई बार सुन चुका हूँ। बहुत से पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार इसको दोहराते रहते हैं। न्यूज़ चैनल्स में बार-बार आता है, 10 लाख फौज, 10 लाख फौज। रज़ा साहब खुद फौज में रहे हैं। उन्हें शायद इसका इम होगा, इसकी जानकारी होगी कि भारत की फौज, कुल फौज 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, कम ही होगी। इसमें आप नेवी और एयर फोर्स भी मिला दें। और ये 15 लाख फौज, अगर इसमें से 10 लाख हम कश्मीर में बिठा दें, तो जो अखनूर से लेकर कच्छ गुजरात तक का बॉर्डर है और फिर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का जो पूरा चीन का बॉर्डर है, उस पे कौन बैठा है भाई? और ये दोनों एडवर्सरीज हैं। तो आप सोचिए, मतलब थोड़ा सेंस ऑफ प्रोपोर्शन हो कि अगर हमारी 10 लाख फौज कश्मीर में बैठी है, तो बाकी के मुल्क में और बाकी के बॉर्डर पर क्या है? और अभी तो बांग्लादेश का भी बॉर्डर है ना। 95% ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर इज विद इंडिया। तो हमारी फौज कितनी कश्मीर में बैठी है उसका मतलब एग्जैजरेशन तो चलता है, कुछ 8-10%, 10-15%, 20-50, 100%। लेकिन ये 1000-2000 गुना, 3-4000 गुना एग्जैजरेशन हजम भी नहीं होता है। मतलब ये कॉमन सेंस का बेसिक सवाल है कि इतनी फौज कश्मीर में बैठेगी तो फिर बाकी मुल्क कैसे, कौन चलाएगा, कौन देखेगा, उसकी दिफा कौन करेगा? और दूसरी बात, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, आई थिंक इट इज एन ओवर यूज्ड टर्म। इसका बहुत इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल के लिए ज्यादा होने लगा है। आपको तो इल्म है कि हम लोग न्यूक्लियर चले गए थे 98 में, मई 98 में, और मई 99 में कारगिल हम पर थोप दिया गया था। तब हम न्यूक्लियर रियासतें थे। वो जंग जो थी कारगिल की, वो 1.5 महीने से ज्यादा, लगभग 2 महीने चली। जिन लोगों ने ये तब हम पर थोपा था, उनको ये इल्म नहीं था कि हम लोग न्यूक्लियर हो गए हैं। कि क्या फिर ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तभी होगा जब इंडिया कुछ अपने को डिफेंड करने के लिए, अपने को एवेंज करने के लिए कुछ करेगा। और जब पाकिस्तान करेगा, वो ये ध्यान में नहीं रखेगा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो सकता है। पहलगाम छोड़ दीजिए, पहलगाम आपने किन से करवाया, कैसे करवाया, अलग बात है। आप ठीक कह रहे हैं कि हमें तू-तू मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहिए।
पठानकोट बेस पर, एयर बेस पर हमला हुआ, तब तो हमने आपकी आईएसआई को दावत दी कि आइए देखिए आप लोग कहां से आए थे, कैसे घुसे थे, कहां कहां पर क्या नुकसान पहुंचाया है। और वो आए भी, उन्होंने जायजा भी लिया और वापस जाके ये कहा कि ये तो भारत ने खुद को करवा लिया है। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की रट है, जो मुंबई को भी, ऐसे बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि 2008 का जो मुंबई हमला था, वो अजमल अमीर कसाब नहीं, कोई राम सिंह था, उन्होंने कलावे पहने हुए थे। मतलब ये कमाल है कि इस बात की जिम्मेदारी ना कोई ले, इस बात, और लगातार एक लो इंटेंसिटी, एक अनकन्वेंशनल वॉर हिंदुस्तान पर थोपी जाए, जो 3-4 दहाइयों से चल रही है। और उसके लिए आप जानते हैं कश्मीर में 1.25 कलाश्निकोव पकड़े गए हैं अब तक बरामद हुए 1.25। कितने डिवीजन आर्मी इससे आम हो सकती हैं? और ये कश्मीर के सेब के बागानों में पैदा नहीं होते। हमारे यहां कलाश्निकोव का कोई कारखाना नहीं है। ये कहां से आए? कौन दे रहा है? तो ये जो एक लो इंटेंसिटी वॉर, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए मुफीद है, आपको इसकी बड़ी सहूलियत है कि ये हमारी जमीन पर, हमारी पॉपुलेशन में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान पर चप्पे चप्पे पर लड़ी जाए। आपकी फौज को ना लड़ना पड़े, बॉर्डर पर ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये आपके लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए बड़ा मुफीद तरीका है। और कहेंगे चढ़ जा बेटा सूली पर, लोग मरेंगे और हम लोग अपनी दिफा में जिसको मारना हो मारेंगे। हम अपने सिविलियंस को भेड़ बकरियों की तरह मरने नहीं देंगे। बहुत हो गया मेजर साहब, बहुत हो गया। अच्छा मेजर साहब, आपने एक तो बात की थी गोदी मीडिया की, तो उस पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि 1971 में पाकिस्तानी मीडिया ने जो रोल अदा किया था, वो शायद गोदी मीडिया से भी 1000 गुना ज्यादा था। मुसलसल झूठ बोलते रहे कि हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं, और ये बीबीसी जो है ये झूठ बोलता है, इस्लाम का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है। और किसी हमारे अखबार ने, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, वो तो खैर पीटीवी था, ये रेडियो पाकिस्तान था, उन्होंने कभी किसी से माजरत नहीं की अपने अपने सुनने वालों से, अपने पढ़ने वालों से, कि भाई हमने आपसे झूठ बोला, हमें माफ कर दें। आज तक वो रियलाइजेशन नहीं आई हमारे मीडिया में कि हमने कितनी बड़ी गलती की। और एक इंडियन है ध्रुव राठी, एंड इज वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक नरेंद्र मोदी जी पे तनकीद करता था तो पाकिस्तानी कहते थे यार ये तो बड़ा ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट है। जो ही मैंने जरा सी तनकीद पाकिस्तान पे की तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये भी गोदी मीडिया का हिस्सा हो गया। तो सर ये गोदी मीडिया में कौन कौन है? ये करण थापर भी उसका हिस्सा है, रविश कुमार उसका हिस्सा है, राजदीप सर डिसाई उसका हिस्सा है, बरखा दत्त उनका हिस्सा है। बरखा दत्त की तो तारीफ की थी इवन हाफिज सईद ने कि यार बड़ी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करती है, ये कश्मीर पे सच बोलती है। और ये अलग बात कि उसने फिर कहा कि मुझे एक टेररिस्ट की तारीफ की जरूरत नहीं है। सर पाकिस्तान में इतनी आवाजें कौन सी हैं जो इनको आप कहें कि काउंटर पार्ट है इनकी पाकिस्तान में, और जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पे कोई तनकीद की हो कि यार ये भी इसी जंगी जुनून का शिकार हो गया, और उन्होंने कोई ऑनेस्ट डैमेज असेसमेंट नहीं दी। मोहित पीरजादा जो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं, आज वो ये बात करते हैं कि यार हमें अब ना काफी हो गया ट्रायम्फलिज्म, अब हमें ऑनेस्ट डैमेज असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। और उन्होंने भी वही बात की कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सैटेलाइट इमेजेस दिए हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो इंडिया का डैमेज क्लेम किया गया वो नहीं हुआ, और उन्होंने जो डैमेज किया वो ज्यादा था। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से शकील चौधरी जी और सुशील पंडित जी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के रिटायर मेजर आदिल रजा साहब, इनका नाम शायद आदिल रजा ही है, अगर गलती हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से लपेटा। बात यहाँ पर गोदी मीडिया तक आ गई। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भारत की फ़ौज जो कि 10 लाख की संख्या में कश्मीर में क्या कर रही है, हर 8 कश्मीरी पर 1 भारतीय फ़ौज है। और इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर जो पीओके जिसको हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब पाकिस्तान के एक रिटायर बंदे से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो सब बंदा जानता है, सब कुछ देखा हुआ है, उसके आँखों के सामने हर चीज़ गुज़री होएगी, लेकिन वो बोलेगा नहीं। भाई बोलेगा तो भाई उसको वहाँ की आर्मी टाँग लेगी, चाहे वो क्यों ना अपना सर्विस आर्मी में दे चुका हो, भले अभी वो रिटायर कर चुका हो। और दूसरी बात ये है कि ये बंदा इस्लामाबाद में रहता है, पाकिस्तान की राजधानी में, तो भाई पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोल देना या फिर जो सच्चाई है उसको बोल देना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहें तो खतरनाक होगा। आपने देखा गोदी मीडिया पर बात आई। देखिए गोदी मीडिया हमारे देश में एक खास पार्टी के जो वर्कर है वो दूसरे पार्टी के वर्कर को चिढ़ाने के लिए कुछ मीडिया हाउस हमारे देश में ऐसे हैं
जो एक पार्टी को दिखाती है। बहुत सारे मीडिया हाउस हैं हमारे देश में, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी के कामों को ही आगे रखती है। जो विपक्ष के काम है, फिर उनकी आवाज़ है, उन सबको आगे नहीं रखती है। लेकिन दूसरा भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउस है, जो वर्तमान की सरकार है हमारी, मोदी जी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ गोदी मीडिया है, हमारे देश में चमचों की भी मीडिया है। देखो भाई, किसी को खराब लगता है, लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में अगर गोदी मीडिया है, तो चमचों की भी मीडिया है और गोदी मीडिया से पाकिस्तान को क्या तकलीफ़ है? देखो, पाकिस्तान की मीडिया मैंने देखा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब ये 7 तारीख से लेके 12 तारीख के बीच में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया तो यहाँ तक कह रही थी कि हमारे ड्रोन दिल्ली के आसमानों में मंडरा रहे हैं, दिल्ली के गलियों में कहर पूरे तरह से बरपा दिया है। इस तरह की बातें हो रही थी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना था कि कश्मीर के एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मैंने एक और न्यूज़ देखा वो क्लिप मुझे मिलेगा तो ज़रूर लगाऊँगा। एक पाकिस्तानी मैडम और एक पाकिस्तानी एंकर थे, जेंट्स थे, उनके सर पे बाल नहीं था। वो कहती है कि हमारी सेना तो लड़ रही है बॉर्डर पे अपने दुश्मनों से, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी है। आहाहा! हमारे जो आईटी फील्ड के जो बच्चे हैं, भारत के 70% इलेक्ट्रिक को हैक कर लिया है। भारत के बैंकिंग सिस्टम, रेलवे सिस्टम, हर वो इदारा जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, उन सभी को हैक कर लिया है। मतलब आप ज़रा सोच सकते हो कि भारत के 70% बिजली को ही हैक कर लिया है। और तो और यहाँ तक कहती है वो मैडम कि हम टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हो गए हैं और उनका जो फेस का रिएक्शन था दोस्तों, मुझे थोड़ा शर्म आता है, नहीं तो मैं भी एक छोटा-मोटा एक्टर हूँ। मुझे थोड़ा-सा शर्म आता है क्योंकि मैं ये न्यूज़ से रिलेटेड इस चैनल को मैंने बनाया है, तो उस पर मैं ज़्यादा कॉमेडी करना नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान की मीडिया ने कोई फूल नहीं बरसाए हैं, पाकिस्तान की मीडिया ने जितने फेक खबर दिखाए हैं, उनको देखते हुए हमारी मीडिया ने भी अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मैं एक बात जानता हूँ, एक झूठ को अगर आप 10 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों के दिमाग में उनकी जो तार है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है कि ये बंदा एक ही चीज़ को बार-बार क्यों दोहरा रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मैंने किसी से कर्ज़ नहीं लिया है, लेकिन अगला इंसान मुझसे बड़े बाज़ार में कह के तूने मुझसे ₹1000 लिए या फिर जितने भी पैसे लिए, कब लौटाएगा? मैंने उससे पैसे नहीं लिए। फिर अगला दिन वो मुझे बोलेगा सबके सामने, ऐसे करते-करते 10, 15, 20, 50, 100 बार बोलेगा, तो जो बाज़ार में लोग हैं, उनको तो ये लगेगा कि इस बंदे ने ज़रूर उससे कर्ज़ लिए होंगे। तो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के झूठ को भारत की मीडिया उसी को काट करने के लिए झूठ बोला और मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन की वारफेयर के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमने पाकिस्तान की मीडिया देखी थी तो उस समय मुझे लगा था क्या सच में पाकिस्तान की सेना घुस गई है? एक पल के लिए मैंने भी सोचा और जब हमारी मीडिया झूठ बोली तो पाकिस्तानियों के अंदर भी दहशत फैल गया। क्या सच में पाकिस्तान में भारत की सेना घुस गई है? लाहौर में बैठा हुआ इंसान बोलेगा कि अरे यार! हमारे कराची के भुलाड़ी एयरपोर्ट पे हमला हो चुका है और पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। तो इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए झूठ बोला जाता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन वारफेयर है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाकर युद्ध को जीता जा सकता है। दुश्मन के अंदर में खलबली पैदा करके, मैं इसको एकदम से बिल्कुल नहीं गलत मानता हूँ। क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।